ओके, तो कल हमने देखा था दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने देखे थे कल, दैट इज फाइंडिंग द मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर कंपाउंड का मास फाइंड आउट करना, एलिमेंट के अंदर कंपाउंड का मास। सो मास ऑफ एनी एलिमेंट ए इन कंपाउंड AXBY। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, क्या क्या किया था हमने इसमें, क्या था, चलो बोलो। फ्रीक्वेंसी मतलब x या मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ AXBY होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ AXBY। इस तरीके से हमने ये मास निकाला था एलिमेंट का। उसके बाद मास ऑफ गैस PV इज इक्वल टू NRT से हमने निकाला था मास ऑफ गैस फ्रॉम इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। पता है ना आपको मास ऑफ गैस किस तरीके से निकाला था? उसका फॉर्मूला था हमारा PVm अपॉन RT। क्या था? PVm अपॉन RT। इन दो फॉर्मूलों से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। इन दो फॉर्मूलों से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की शुरुआत करेंगे, राइट? तो चलिए अब इधर आगे चलते हैं हम। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब पहले क्वालिटेटिव किया जाता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज में कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कार्बन है ना, हाइड्रोजन है ना, सल्फर नहीं है ना, ये सब क्वालिटेटिव में। अब है ये तो पता चल गया, लेकिन वो कितना है, 2 ग्राम है, 30 ग्राम है, ये सब, या फिर कितना परसेंटेज में, 20%, 30%, ये निकालना है। इसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कार्बन और हाइड्रोजन, इनका मास कैसे निकाला जाता है और फिर उनसे इनका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज, राइट? अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा बेटे? परसेंटेज भी तो देखना होगा कि किस तरीके से उसका फॉर्मूला आता है, राइट? देखो अभी परसेंटेज का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, जरा ठीक से देख लो। आपके पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, इसके मास को हम यम बोलेंगे, मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आपको एनालाइज करना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। अब इसको आप क्या करते हो, कुछ रिएक्शन करा के इससे CO2 रिलीज करते हो। तो CO2 के मास को हम बोलेंगे मास ऑफ CO2, और इस CO2 के मास से हम मास ऑफ कार्बन निकालते हैं, राइट? मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे हमने CO2 का मतलब CO2 का मास निकाला, मतलब उसको CO2 में कन्वर्ट किया, और फिर CO2 के मास से उसके अंदर कार्बन का कितना मास है वो इस फॉर्मूले से निकाला। अगर किसी का फॉर्मूला पता है किसी कंपाउंड का, तो उसके अंदर के एलिमेंट का फॉर्मूला पता चलता है। अब इसका तो फॉर्मूला हमको पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर कार्बन का जितना मास था उतना ही मास इस CO2 के अंदर रहेगा, क्योंकि इसका पूरा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुआ है। सो मास इसका और इसका, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड और CO2 का मास सेम नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर जितना कार्बन है उतना ही कार्बन CO2 के अंदर रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जितना कार्बन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास है उतना ही कार्बन CO2 के पास रहेगा, क्योंकि CO2 बना ही है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। CO2 बना किससे है? अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसीलिए इन दोनों के अंदर कार्बन का मास सेम रहेगा। हमको कार्बन का परसेंटेज इसके अंदर कितना है वो निकालने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना था ये निकालने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमको एनालाइज करना है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर सभी के परसेंटेज निकालेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और परसेंटेज निकालने के बाद हम उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बात क्लियर है ना? सो हमको परसेंटेज निकालना है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, लेकिन हमें अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है, इसलिए इसके अंदर के कार्बन को हम
कुछ ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं कि जिसका फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कि CO2, और इसके मास से कार्बन का मास निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से, लेकिन इसके अंदर कार्बन का जितना मास है उतना ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का मास है, ये हम कहते हैं, राइट। तो हमने ये इंटरमीडिएटली ये क्यों निकाला पता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको पता होता है। इससे हम कार्बन का मास निकालेंगे जो कि मास एक्चुअली इसके अंदर होता है। क्या ये भी आपको समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली? हाँ, मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब यम बोलेंगे हम उसको। इसके मास को CO2, कभी ये CO2 होगा, कभी ये H2O होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन यम का मतलब है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके अंदर के एलिमेंट का ये मास है। धीरे धीरे समझेगा सब कुछ। बस आपको एक याद रखना है कि आपके पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे एक नोन कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उससे एलिमेंट का मास निकालते हैं। अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कन्वर्ट करेंगे नोन कंपाउंड में, और उसके अंदर से हम एलिमेंट का मास निकालेंगे। हमको इंटरेस्ट है एलिमेंट का मास निकालने में। सो आप ये भी लिख सकते हो। क्या नोट करना है, हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लिख लो मेरे साथ आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कि CO2, जैसे कि H2O। दिस इज कन्वर्टेड इनटू नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2, e.g. CO2। और फिर इससे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम वी कैन फाइंड मास ऑफ कार्बन, मतलब मास ऑफ एलिमेंट। इससे हम फाइंड करेंगे मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट कार्बन, ये कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मास इसके अंदर कितना है ये निकालना है, उसके लिए हम इसका मास इसमें कितना है निकालते हैं, लेकिन इसमें जितना है उतना ही इसमें। और यहां पे याद रखना है मास ऑफ एलिमेंट, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे CO2 है और यहां पर है मास ऑफ कार्बन, राइट। तो लिखना क्या है, मास ऑफ कार्बन इन CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ कार्बन इन CO2 का मतलब है ये नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मास ऑफ कार्बन इन CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात समझ में आ गई आपको, राइट? तो आगे चलते हैं, अगर ये समझ में आ गई तो। राइट, चलो आगे क्या दिखते हैं, देखिए अभी अभी हमको देखना है कि हम कार्बन का एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। एलिमेंटल नहीं, एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब किसी कंपाउंड में कार्बन कितने मास में है, मतलब उसका मास कैसे निकालेंगे हम यहां पे देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आ जाओ आप, आपको दिखाता हूं यहाँ पे किस तरीके से होता है, कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली ये प्रोसीजर हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस ये प्रोसीजर रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपके सामने अभी जो है वो एक स्क्रीन है, राइट। इस स्क्रीन के ऊपर हमको कार्बन को किस तरीके से एस्टिमेट करना है ये दिया है। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास
ठीक से देख लो, ये जो कुछ भी है हमको बस यहां से क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, राइट। क्योंकि मैंने बोला ना आपके पास कैसे होता है, देखिए किस तरीके से होता है। आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको आप कन्वर्ट करते हो नोन कंपाउंड, यानी कि जैसे कि CO2 या फिर हाइड्रोजन है तो उसको वाटर में कन्वर्ट करोगे, और फिर इसका मास आप मेजर करते हो CO2 का। तो CO2 के मास से हम कार्बन का मास निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये जो है वो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बोला गया है सैंपल इन, जो भी आपको इधर है, सैंपल इन प्लैटिनम बोट फ्यूजन ट्यूब, वो कट गया है, ये एक्चुअली फ्यूजन ट्यूब है यहां पर। तो सैंपल इन प्लैटिनम बोट फ्यूजन ट्यूब, इसका मतलब है कि वो जो सैंपल है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको एक बोट में रखा है जो कि प्लैटिनम के। प्लैटिनम की क्यों? क्योंकि प्लैटिनम खुद किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो ये कि यहां पे देखो क्या लिखा है, ये जो है ये कॉपर ऑक्साइड के प्लेट है। एक्चुअली ये जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के लिए एक ही कॉमन मेथड है, इन दोनों का मास डिटेक्ट करने के लिए दोनों को एक साथ ही किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर अब बेसिकली होता क्या है, ये जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे इधर आता है, इसको हीट किया है इधर, चलो क्या चैटिंग हो रही है, हाँ नोबल एलिमेंट है प्लैटिनम, सही बात। तो यहाँ पे हीट किया है इसको, तो ये अंदर आते ही यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, और कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद मान लो कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता ही है मेरे भाई और मेरी बहन, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन होता ही है, भूलना नहीं है इसको। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद ये जो इसके अंदर कार्बन है उसका कन्वर्जन CO2 में होता है, और ये हाइड्रोजन है उसका कन्वर्जन वाटर में होता है। ये दोनों चीजें हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख ली है, देख ली है, यस और नो, देख लिए ना, राइट। अब जैसे ही यहां से रिएक्शन होके ये आगे चलेगा, तो आगे जो आया उसमें क्या क्या है, इधर जो आ रहा है वो मेनली उसमें है CO2 और उसमें है H2O, ये दो चीजें हैं इसके अंदर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी होता है जो एक्सेस है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहले मुझे बताओ आप, चलो छोड़ो अब ये डायग्राम, ठीक है इधर ही बता देता हूं। अगर आपके पास ऐसी कोई बोरी है, इस बोरी के अंदर पहले थे 5 किलोग्राम, राइट। आपने क्या किया, इसमें कुछ चीज डाल दी, और डालने के बाद उसका ये देखो, ये है इस बोरी का इनिशियल मास, इसमें और फिर आपने कुछ तो डाल दिया, इस बोरी में कुछ आपने क्या डाल दिया, बनाना केलिया डाल दी, राइट। अब इसका मास हो गया 8 किलोग्राम, इसको बोलेंगे हम फाइनल मास ऑफ दिस बैग। तो मुझे बताओ आपने कितने बनाना डाले, इसमें कितने किलो बनाना डाले, कितने केले डाले इस बोरी के अंदर? चलिए कौन होशियार है मुझे बताएगा। बहुत अच्छे ओमकार, बहुत बहुत। मतलब आपने क्या किया, किसी भी चीज के मतलब आपने सिंपली क्या किया, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास कर दिया, ऐसा ही किया ना। तो वही चीज हम यहां पे करते, क्या किया जाता है यहां पे, ये जो यूट्यूब है इधर जो दिख रही है यूट्यूब, चलो इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। इसके अंदर जो यूट्यूब है, ये वाली यूट्यूब और ये दूसरी वाली यूट्यूब, इन दोनों का मास पहले निकाल लिया जाता है, पहले ही इसको मेजर करके इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लगाया जाता है। पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब ये यूट्यूब यहाँ पे क्या की है, अटैच की है, और इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को लगाया गया है। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वो क्या है, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। दिस गाय इज हाइग्रोस्कोपिक,
हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? पानी को सोख लेता है, राइट। तो हमने देखा कि यहां से दो चीजें आ रही है, भूलना नहीं है, एक आ रहा है CO2 रिएक्शन होने के बाद और दूसरा आ रहा है H2O वेपर्स के फॉर्म में। तो जैसे ही यहां से CO2 और H2O दोनों गुजरेंगे तो आगे सिर्फ एक ही बंदा आएगा। कौन आएगा बोलो जरा एक बार, कौन आएगा आगे? आगे कौन आएगा? यस, आगे आएगा CO2। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो इसमें ही चला गया, राइट। वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो गया ना, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है बंदा। अब CO2 इधर आया, CO2 तो एसिडिक होता है ये बेटा, CO2 जो है वो एसिडिक है, और इस यूट्यूब में डाला है KOH जो कि है बेस। तो CO2 और KOH, ये जो KOH है ये है बेस और CO2 आपका एसिडिक है, तो ये दोनों मिला के रिएक्शन करते हैं और इसमें CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है, जो ऑक्सीजन एक्सेस है वो बाहर निकल जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो पहली यूट्यूब है, जो पहली यूट्यूब है उसमें वाटर को एब्जॉर्ब किया और इसने CO2 को एब्जॉर्ब किया, राइट। अब इनका पहले मास पता था और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मास थोड़ा बढ़ेगा ना। मान लो कि इसका पहले मास था 50 ग्राम, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मास हो गया 60 ग्राम। तो सिंपल सी बात है कि यहां से वाटर कितना आया होगा इधर, बोलो एक बार, कम ऑन बोलो भैया बोलो। गुड, राइट, 10 ग्राम। समझ रहा है आपको? तो इसी तरीके से इस यूट्यूब का भी पहले से मास पता था, मान लो इसका मास था 50 ग्राम, और बाद में जब इसमें CO2 जब इसने अब्सॉर्ब कर लिया तो मान लो कि इसका हो गया कुछ 70 ग्राम मास। तो CO2 कितना तैयार हुआ होगा, कितना प्रोड्यूस हुआ होगा इसमें, बोलो। CO2 20 ग्राम। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। इस तरीके से हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 और H2O जो कि यहां पे फॉर्म हुए उनके मासेस इन यू ट्यूब से निकाल सकते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको बोलते हैं लेबिग्स सेटअप, राइट। लेबिग्स एक्सपेरिमेंट या फिर लेबिग्स सेटअप। तो बात तो यहाँ पे ये खत्म हो गई, बस इसको छोड़ दो, ये काम का नहीं है। ये तो बस एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने बताया। इस एक्सपेरिमेंट में बस याद रखना आपको होता है, MCQ आ सकता है कि भाई लेबिग्स मेथड में या फिर लेबिग्स कंबक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, लेबिग्स कंबक्शन मेथड में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सूखा सूखा, ड्राई वाला। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज किया है? अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, राइट। हमने क्या किया, लेबिक्स, देखिए एलिमेंट है हमारे पास, हम एलिमेंट का मास निकाल रहे हैं। किसका किसका? एक कार्बन का निकालना है और हाइड्रोजन का। किसके अंदर? अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों का मास कितना है ये निकालना है। उसके लिए हमने शुरुआत कैसे की? जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बर्न किया। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, थोड़ा सा रफली लिख लेता हूं। एक यूट्यूब, दूसरी यूट्यूब, और ये बाहर, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुई, यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट कॉपर ऑक्साइड था। ऐसे इस तरीके से हमने मासेस ये सब निकाल लिए। ये लेबिक्स मेथड है, लेबिक्स कंबशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे कंबशन हुआ है। तो अब मान लो कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका फॉर्मूला हमको निकालना है, चलो। लेकिन फॉर्मूला निकालने से पहले हमको इसके अंदर कार्बन कितना और हाइड्रोजन कितना ये निकालना है, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज। अब मान लो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, लेकिन
कौन कितना है पता नहीं, तो चलिए इसका जो फॉर्मूला है मान लेते हैं CxHyOZ, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। इसमें कुछ सल्फर भी हो सकता है, पता नहीं, ये सब की चीज हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको काम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। बाकी क्या कितना है ये हमको कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसमें कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है, राइट। और यहां पर जाने पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए। ऑक्सीजन कहां से आया? कॉपर ऑक्साइड से आया। तो मान लेते हैं कि वो उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, मान लेते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ मान लेते हैं कुछ ऑक्सीजन लगा होगा, इसको ZY कुछ भी, लेकिन जरूरत ही नहीं है, इनके बेसिस पर ही वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये इनको कुछ तो ऑक्सीजन लगा, लेकिन हमको ये पता है कि इससे फॉर्म क्या होगा? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन से H2O फॉर्म हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा? X, और H2O फॉर्म होगा Y/2। चलिए ये बात क्या आपके समझ में आ रही है? Y/2 क्यों लिया मैंने, ये समझ में आया क्या? यस और नो बोलो एक बार, चलो चलो, यस और नो, चलो फटाफट। नो, हो सकता है बहुत लोगों को ये नो ही लगे, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी उसके लिए। बेटे देखो, हाइड्रोजन जितने लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। लेफ्ट साइड में Y है तो राइट साइड में ये 2 और 2 कैंसिल होके Y बचेंगे। क्या आपको अब समझ में आ गया? दोनों साइड में हाइड्रोजन सेम होने चाहिए, इसलिए वैसा किया है वो, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो बस रिएक्शन हो गई, ये तो बस रिएक्शन हो गई। आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट है। अब ये रिएक्शन छोड़ दो, अब इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है? हमको निकालना है, देखिए ये अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे इधर H2O आया, इधर CO2 आया। हमको मास ऑफ H2O निकालना है, सॉरी मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन इसके मास से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मास ऑफ H2O दिया है तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला कल बताया। देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, मैंने कल बताया। फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन जो कि क्या है 2 है, मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, पता है ना आपको, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर। वाटर का कितना मास फॉर्म हुआ ये तो हमने इस यूट्यूब को मेजर करके निकाल लिया है। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। इस रिएक्शन का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस मैंने लिखवा के दी है। इसको बैलेंस, इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, बहुत आसान है। कोई देखिए ऑक्सीजन के बाजू में क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे O2 लेता हूं तो इधर जितने O2 है उतने होने चाहिए। कितने O2 है भैया? 2x और Y/2। तो अगर सिर्फ O लेता हूं तो 2x प्लस Y/2 इस तरीके से आएगा, राइट। लेकिन इसकी उतनी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो आप, फोकस करो इस फॉर्मूले पर। हमने वाटर का मास तो मेजर कर लिया है, तो ये पता है हमको। मोलार मास ऑफ वाटर तो 18 पता ही है, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन तो 1 पता ही है हमको, राइट। और फिर 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है वाटर के अंदर, तो सिंपली हम मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको और अगर लिख लूं मैं अलग तरीके से तो ये ऐसे भी होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन 1। ये मास पता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, मतलब पता नहीं है मतलब अभी पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम में दिया होगा आपको। और मोलार मास तो 18 है, सो 2 9 18। तो आपका आंसर आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 9। तो क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? यस और नो? किस तरीके से ये आया? यस। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखिए
देखिए इधर इधर ठीक से देखो आप, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 जो है वो क्या है, वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैंने नोटबुक में ऐसे भी लिखवा के दिया उनको, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। और ये नीचे वाला नहीं लिखा, बस इतना ही लिखवा के उनको दिया है, बस इतना ही। उसके बाद चलिए, उसके बाद अब हमको क्या करना है, ये तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकला। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास यम था, इससे हमने CO2 को प्रोड्यूस किया या फिर यहां पे वाटर को प्रोड्यूस किया, और उससे हमने हाइड्रोजन के मास को निकाला, राइट। ये पता है ना, हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना है वो निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना है वो निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें परसेंटेज निकालने के लिए इसके अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है वो निकालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए इसको पहले हमने वाटर में कन्वर्ट किया और उससे निकाला। तो अब ये जो मास ऑफ हाइड्रोजन है ये वाटर के अंदर है या इस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर का है या दोनों के अंदर का है, बोलो। जो हमने एमएच निकाला मास ऑफ हाइड्रोजन, ये वाटर के अंदर का है या अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर का है या दोनों के अंदर का है? बोलो 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 जरा, या दोनों के अंदर सेम ही रहेगा? कम ऑन, वाटर, अननोन कंपाउंड या बोथ? बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो आप, दोनों के अंदर सेम रहेगा। मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि ये वाटर फॉर्म हुआ है इसी से, तो इसमें जितना भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इसमें आया, तो इसमें वाटर का जो मास है वही इसमें होगा। यही तो ट्रिक है यहाँ पे, यही तो इंपॉर्टेंस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। दोनों के अंदर वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन का मास सेम रहेगा, क्योंकि ये फॉर्म हुआ है इसी से, इसी से ये यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन है वो इसमें चला आया, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन का जितना मास है वही इसके अंदर है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है ये निकालना है। किसी भी चीज का परसेंटेज हम कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का तो आपको पता ही है किस तरीके से निकाला जाता है परसेंटेज, बहुत ही अच्छी तरह से पता है। मान लो आपके पास पूरे थैले में आपके फ्रूट्स है 50 ग्राम, और उसमें केले है आपके 20 ग्राम, तो आप परसेंटेज, केलों का परसेंटेज कितना है बोलो इसमें, केले कितने परसेंटेज है? कितने परसेंटेज है केले? अरे इतनी देर लगती है क्या? 40%, सही है ना। सिंपल कैसा निकाला आपने, मास ऑफ बनाना डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, ऐसे ही करते हो ना आप। ये 20 सॉरी 40 आ जाता है। किसी भी चीज का जब आप परसेंटेज निकालते हो बेटे, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या फिर परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अननोन कंपाउंड, क्योंकि हमने यम को क्या बोला है, मास ऑफ अननोन कंपाउंड, और एमएच को क्या बोला है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन द अननोन कंपाउंड, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ हाइड्रोजन ये तो हमने यहां पे निकाला है इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले को इसके अंदर डाल दो, तो क्या होगा, यहां पे अगर डालोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यम मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ, ये तो रह गया ना, मोलार मास ऑफ H2O इंटू 100। तो क्या आपको परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? बोलो एक बार चैट करके, कम ऑन। गुड, समझ में आ गया, राइट, गुड, राइट। तो चलो अब आगे चलते हैं। जैसे हमने कार्बन के बारे में, सॉरी वाटर के बारे में किया, वैसे ही अब कार्बन के बारे में कर सकते हैं हम। सेम फॉर्मूले में लिख लेता हूं इधर। जैसे अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने वाटर में कन्वर्ट किया, वैसे ही कार्बन के लिए इसको CO2 में कन्वर्ट किया और इससे हमने मास ऑफ कार्बन निकाला। तो हमारे फॉर्मूले क्या बनते हैं कार्बन के मास के लिए? चलिए ये रिएक्शन छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली।
तो मास ऑफ कार्बन यानी क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन, सेम फॉर्मूला, इनटू मोलार मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ H2O। यहाँ पे H2O नहीं, कार्बन को हम H2O से निकालते हैं क्या, CO2 से निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ CO2 होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ H2O की जगह पर यहाँ पे होगा CO2। और फिर ये परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, इसमें ये फॉर्मूला लिखने की जगह पर मैं ये डायरेक्ट ये लिख देता हूं, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन मोलार मास ऑफ कार्बन मास ऑफ CO2 होल डिवाइडेड बाय मास यानी कि मास ऑफ अननोन कंपाउंड मोलार मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। क्या आपको ये कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला भी समझ में आ गया? और इसको रटना नहीं है बेटे, एक से दूसरा आ जाता है बहुत ही आसानी से, रट्टा मत मारो। रट्टा आप किसका मारो, इसका रट्टा मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैंने बताया था AXBY के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऑन द स्पॉट डिराइव करने के लिए थोड़ा देर लगेगा, सो इसको रट्टा मारो, इससे इसको रट्टा मत मारो, ठीक है ना, ये तो सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो चलो, क्या कार्बन और हाइड्रोजन इनके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है? यस और नो, प्रॉब्लम है या नहीं? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड। चलो तो आगे चलते हैं हम हैलोजन के ऊपर, राइट। अब हम चलते हैं हैलोजन्स के ऊपर। हैलोजन को डिटरमाइन करने की जो मेथड है उसे कैरियस मेथड कहते हैं, राइट। तो वो मेथड हम क्या करते हैं, उसकी डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं, बहुत ही आसान है, क्या क्या रिएक्शन है वो तो मैंने पहले ही लिखवा के दी है। कैरियस मेथड में क्या होता है, कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हैलोजन अगर है, बाकी तो है ही लेकिन हैलोजन है, तो इस हैलोजन को हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो होता क्या है, ये AgNO3 इसके साथ कंबाइन होके AgX फॉर्म करता है, और इस AgX के वेट को हम मेजर कर सकते हैं, AgX के वेट को हम मेजर कर सकते हैं। अब AgX के मेथड AgX इसके अगर मास को हमने मेजर कर लिया, तो उसके अंदर जो X का मास है वो तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला है मास ऑफ X इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ X मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ X मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है आगे, मास ऑफ दिस गाय होल दिस कंपाउंड AgX डिवाइडेड बाय, जैसे कि हमने कार्बन को CO2 में किया था वैसे ही यहां पे इस हैलोजन को AgX में कर रहे, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ AgX, ये हो गया मास। और वैसे ही अब इससे परसेंटेज मास ऑफ हैलोजन अगर निकालना है तो, परसेंटेज मास ऑफ हैलोजन निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, मास ऑफ X को मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अब अगर ये X क्लोरीन है, चलो क्लोरीन है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन 1 है, मोलार मास ऑफ क्लोरीन आपको पता होना चाहिए 35.5 है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ AgX जो भी उस एक्सपेरिमेंट में आएगा, जो कि प्रॉब्लम में दिया होगा वो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, अब AgX मतलब AgCl इसका मास, सिल्वर का तो 108 ग्राम होता है, क्लोरीन का 35.5 है, दोनों का एडिशन करके कितना आता है, दोनों का एडिशन करके 143.5, सो नीचे आएगा 143.5। अगर ये क्लोरीन के लिए है, मैं X की जगह पर अलग अलग चीजें डाल रहा हूं, एक हो गया क्लोरीन। अब दूसरा यहाँ पे मास ऑफ, मान लीजिए क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन है, तो सिंपल से क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी तो ब्रोमीन हो क्लोरीन हो आयोडीन हो सेम ही है 1, मोलार मास ऑफ ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 80 है, 80 मोलार मास ऑफ ब्रोमीन है ये, ठीक है, ये याद करना होगा आपको, ब्रोमीन के 80 है और आयोडीन का 127 है, जो कि मैं लिखवा के दूंगा आपको। फिर यहां पे क्या आएगा, मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ AgBr। चलिए मोलार मास ऑफ AgBr कितना आएगा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ये तो सब मैंने दिया ही है, बस यहाँ पे ब्रोमीन होगा, और ब्रोमीन कितना है भैया 80, तो बोलो मोलार मास ऑफ AgBr कितना आएगा,
फटाक से। वन 188, बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सही, राइट। शुभम, CO2 आणि सॉरी KOH च्या ऐवजी दुसरेही असू शकते, काही प्रॉब्लेम नाही, पण COH असू शकत नाही बेटा. ऍसिड साठी ऍसिड नसतं, ऍसिड साठी बेस घ्यावं लागतं. परंतु एक लक्षात घ्या, एखादं काम करण्यासाठी दुसऱ्या वस्तू असतात, पण ज्या जास्त चलतात त्या वापरतो आपण. ठीक है, जो ज्यादा चलती है उसको यूज करना पड़ता है, राइट. दूसरी भी चीजें हो सकती है, नो प्रॉब्लम. तो अब चलते हैं आगे. इस तरीके से हम हैलोजन के लिए ये अलग अलग फॉर्मूले देखे हमने. इसके बाद चलिए, इसके बाद देखते हैं. आयोडीन हो गया, हैलोजन हो गया. अब सल्फर के लिए, सल्फर के लिए हमारी रिएक्शन क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है. सल्फर को भी हम कैरियस मेथड से ही करते हैं हम, राइट. सल्फर को भी हम कैरियस मेथड से ही कर रहे हैं. तो सल्फर का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस था उसकी रिएक्शन अलग होंगी. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं वो देख रहे हैं हम. तो अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से सल्फर है, तो इस सल्फर को क्या किया जाता है, किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, HNO3 एंड BaCl2, राइट. सबसे पहले HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे इसको, और फिर बाद में सेकंड स्टेप में इसको BaCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे. तो होता ये है बेसिकली, ये जो है BaCl2, देखो ठीक से देख लो, HNO3 और BaCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे. तो होता क्या है एक्चुअली देख लीजिए, ये BaSO4 में कन्वर्ट होता है. मतलब ये Ba, फिर ये सल्फर, मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो इन दोनों से H2SO4 फॉर्म होगा. चलो एक एक स्टेप. HNO3 और सल्फर अगर लोगे तो H2SO4. फिर इस H2SO4 को आप BaCl2 के साथ रिएक्ट करोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ये जाएगा इसकी जगह पर, ये आएगा इसकी जगह पर, तो आपका BaSO4 फॉर्म होगा. और ये इनका छोड़ दो, इसकी कोई जरूर, सॉरी, BaSO4 हो गया, तो ये H और क्लोरीन HCl बनाएंगे. इसकी कोई बात नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं. मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं. इसलिए इस रिएक्शन को मैंने कैसे लिखा, एक स्टेप पहली HNO3, दूसरी स्टेप BaCl2, और फाइनली हमारा फॉर्म हो क्या रहा है, BaSO4. और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको छोड़ दो. ये फॉर्म होता है. अब इसका वेट मेजर कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट में, अलग अलग तरीके होते हैं, आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, टेंशन मत लो. इसका वेट मेजर करने के बाद हम इसमें सल्फर का वेट निकाल सकते हैं. मैंने बताया ना आपको किस तरीके से सल्फर का वेट निकाल सकते हैं. किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का वेट हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, ये मैंने बोला है. तो किस तरीके से निकालेंगे, मास ऑफ सल्फर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सल्फर multiplied by molar mass of sulfur multiplied by mass of BaSO4 divided by molar mass of BaSO4. ये तो रट्टा ही मारना है आपको, ये तो मुझे भी याद नहीं रहता मास ऑफ कितना होता है BaSO4 का मोलार मास, लेकिन आपको रट्टा मारना होगा इसका, राइट. तो फ्रीक्वेंसी 1, मोलार मास ऑफ सल्फर 32, ये मास तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको, और मोलार मास ऑफ BaSO4 आपको रट्टा मारना है 233. बस इसमें बेरियम का मास कितना होता है इसको रट्टा मारो, बाकी सल्फर ऑक्सीजन तो पता ही है, राइट. तो इस तरीके से ये हो गया. पहले इनको ही लिख लो, बाद में देखेंगे आगे वाला क्वांटिटेटिव एनालिसिस के. ये एक्चुअली मेजर पार्ट तो हो गया, बस एक बाकी है. एक ही फॉर्मूला हमने बार बार यूज किया है, पता चल रहा होगा आपको, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं इसमें. तो चलो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डायरेक्टली इस टेबल को लिखना है आपको. मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ ये वाला टेबल. ठीक से देख लो ये किस तरीके का टेबल है जरा. ये 2 पेजेस के ऊपर आपको लिखना होगा ये टेबल को. दो पेजेस के ऊपर इधर एलिमेंट है, फिर उन एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड यूज की है,
रिएक्शन क्या हो रही है और उनके मास का फॉर्मूला क्या है, और आगे दिया है उनके परसेंटेज का फॉर्मूला जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मास को m से डिवाइड करना है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ अननोन कंपाउंड इनटू 100, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इधर लिखे हुए हैं ना, ये वाले सब इधर, इन फॉर्मूलों को लिख लो बस, राइट। चलो एक एक करके ठीक से लिख लो। मैं आपके सामने स्क्रीन रख रहा हूं, देखो जूम करके रख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि एक पेज में क्या लिखना है, दूसरे पेज में क्या। सबसे पहले ऊपर आपको ये लिख लेना है, मास ऑफ क्लोरीन वगैरह, ये जो कुछ भी है, क्या क्या है ये लिख लो। मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, मास मतलब मोलार मास। आयोडीन का 127 है, ब्रोमीन का 80 है, 80। ब्रोमीन का 80 मतलब 80 है, ठीक है। अब लिख लो इनको, इस टेबल को लिख लो, चलो। देखो पहले इसको लिखना है, इस लेफ्ट साइड के पेज को, फिर उसके बाद इसको, और दोनों को दो पेज पर लिखना है, और एक साथ दिखे ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं कि इधर से एक पेज लिखा दूसरा पेज दूसरी तरफ। इतना तो आप जानते ही हो, राइट।